हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अप्रोचेज़ ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आप इंग्लिश पैडागॉजी कर रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कर रहे हैं, तो जो अप्रोचेज़ हैं ये आप सभी के लिए हैं। ठीक है, तो सभी लोग आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। सो देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए सबसे पहले बात ये होती है कि ये एक स्ट्रक्चरल मेथड है या फिर एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज सिंपली अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, ये हम कहते हैं कि वेरी करती है पर्सन टू पर्सन या फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो मेथड है ना, वेरी करता रहता है, लेकिन जो अप्रोच होती है ये सभी के लिए, हम कहते हैं अप्रोच हर कोई फॉलो कर सकता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स हैव टू बी टॉट। इन अप्रोच में स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड जो है, स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी लैंग्वेज का, वो पता होना चाहिए, फिर हम अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू BD श्रीवास्तव, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज इन फैक्ट द सिचुएशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों कहा जाता है? बेसिकली सबसे पहले क्योंकि द मेन एम्फोसिस इज लेड ऑन द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस का क्या पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चाहे वो सेंटेंस है चाहे फ्रेजेस हैं। ठीक है, वो चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, किस तरह को वर्ड्स में हमने ऑर्डर में लिखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पर वर्ब लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली। सो देखिए, दिस अप्रोच अलाउज मदर टंग एट द इनिशियल स्टेजेस मेनली फॉर एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशन व्हेन सम सेंटेंस पैटर्न इज टू बी प्रैक्टिस। तो मदर टंग को ये अलाउ करती है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद में नहीं, स्टार्टिंग में ये अलाउ करती है। और ये फोकस किस पे करती है? सभी के सभी स्किल्स पे, जैसे हमने डिस्कस किए हैं LSRW, सभी स्किल्स पर इसका कंप्लीट एम्फोसिस है। अब देखिए, इसके जो अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पेटल, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के? तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके मेन है, ये आप देख लीजिएगा। टू ले फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश बाय एस्टेब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रेपिटेशन। ड्रिल एंड रेपिटेशन मतलब किसी चीज़ को बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हम कह रहे हैं कि ग्रामर प्रैक्टिस करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंसेज हैं उसको प्रैक्टिस करना, उसको बोलते हैं ड्रिल एंड रेपिटेशन इन इंग्लिश। अगर हम बात करें अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर, बच्चे मास्टरी कर सकें, इनकी वोकेबलरी हो सकते हैं 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूजर्स। ठीक है, टू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन विद द रीडिंग लेसन्स। अब ऐसे नहीं है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो उसमें आप ग्रामर को रिलेट ना करो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप लेसन रीड कर रहे हो ना, इंग्लिश लिटरेचर मेन कोर्स बुक जो होती है हमारी, उसमें भी रीड कर रहे हो, वहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर साथ साथ ग्रामर को रिलेट किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामर जो है ना अलग से ना रह जाए एक बुक। तो जहाँ पर भी आप इंग्लिश रीड करोगे वहाँ पर ग्रामर को रिलेट करके ही पढ़ोगे, सुनोगे, बोलोगे और लिखोगे। ठीक है, 4 फंडामेंटल स्किल्स हमारे यहीं पे सारे यूज़ हो जाएंगे। ये मेथड किस पर एम्फोसाइज करता है? ओरल अप्रोच पर, एक्टिव मेथड्स एंड द कंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर फॉर इट्स ओन सेक। फॉर्मल ग्रामर जो होती है उस पर भी ये फोकस करता है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, ये स्पीच पर इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग। राइटिंग इज द स्किल ऑफ लिटरेट्स, स्पीकिंग इज द स्किल ऑफ बोथ लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स। बोल तो हर कोई सकता है, लेकिन लिखेगा वही जो पढ़ा लिखा है। देन फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स। अब स्ट्रक्चर अगर किसी को पता है तो वो लैंग्वेज को फॉर्म कर सकता है ना, सेंटेंसेस बना सकता है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। देन इज प्यूपिल्स एक्टिविटी। अब इसमें बच्चे जो हैं वो पैसिव नहीं होते, प्यूपिल क्या है, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में, क्योंकि बच्चों को स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है बनाना, तो डेफिनेटली वो भी न्यू न्यू सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल इज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है स्ट्रक्चरल अप्रोच। मीनिंगफुल सिचुएशंस
बेसिकली क्या है ना कि जब आपको कोई चीज़ आती है, आपको कोई लैंग्वेज आती है, आप उसमें बोल सकते हैं, तो उसमें आप चाहे आपको पैराग्राफ लिखने को दे दिया जाए, चाहे सेंटेंस दे दिया जाए, आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। मेन इसमें ना ये आप हेडिंग्स जो है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसमें मटेरियल क्या लिखना है ये तो आपके सामने भी है और मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ईजिली आप ये चीज़ लिख सकते हैं। टीचिंग वन आइटम ऑफ लैंग्वेज एट अ टाइम, एक टाइम पर, ठीक है, लैंग्वेज की एक चीज़ को समझाना, तभी वो क्या होगी, उसमें बच्चा मास्टरी कर पाएगा, उसको बेहतर तरीके से वो समझ आएगी। देन आते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की सिलेक्शन किस तरह से हो, फर्स्ट इज यूजफुलनेस, जो स्ट्रक्चर रियल लाइफ में हम कहते हैं यूजफुल हो, ठीक है, वही यूज होना चाहिए। देन इज प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द स्ट्रक्चर हैज स्कोप फॉर प्रोड्यूसिंग मोर सेंटेंसेज, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी हैविंग मोर प्रोडक्टिविटी। अब जो स्ट्रक्चर में हम कहते हैं सारी सिचुएशंस फिट हो जाती हैं, ऐसा फॉर्मूला दो, ऐसा रूल निकालो जिसमें सभी की बातें मतलब सभी उसमें एक्सेप्ट हो जाएं, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो सभी सेंटेंसेज उसमें अच्छे से फिट हो पाएं, वो स्ट्रक्चर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू गो हीट द आयरन, ये क्या है, सेंटेंसेस हैज़ टू लग के बने हैं, जो यहाँ पर इसकी हाई प्रोडक्टिविटी है क्योंकि ये काफ़ी सारी सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है। लेकिन हीट द आयरन ये क्या है, ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सीमित रह गया। देन देखिए है सिंप्लिसिटी, स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। टीचेबिलिटी, वो टीचर्स अच्छे से टीच कर पाएँ उस स्ट्रक्चर को, अगर बच्चों को टीच करेंगे तभी वो समझेंगे ना उस चीज़ को, तो ये इसका अनदर प्रिंसिपल है। नाउ इज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। सबसे पहली एडवांटेज क्या है, दिस अप्रोच प्रमोट स्पीच हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद रिपीटेड ओरल ड्रिल, हमने बात की थी ना ड्रिल एंड रेपिटेशन, तो ये प्रमोट करती है बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करती है। देन उसके साथ साथ बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स एनहांस होती है, मीन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एनहांस होगी, क्लियर प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को और सही से, हम कहते हैं प्रोनाउंस नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों की हैबिट डेवलप हो जाएगी जब वो बोलेंगे उस चीज़ को बार बार। तो ये सारी जो हैं इसकी आप एडवांटेजेस देख सकते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड अप्रोच फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, मटेरियल कौन सा टीच करना है वो सिलेक्ट करना, फिर उसको सीक्वेंस वाइज बच्चों को पढ़ाना, ये इसका जो है एडवांटेज है, ग्रेडेशन होती है इसमें। द क्लास इज ऑलवेज एक्टिव एट एज इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसिव लर्नर नहीं है, वो एक्टिव हैं, तो क्लास भी क्या हो जाती है, पूरी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद देखिए जो लिमिटेशंस हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये जो छोटी क्लासेस है ना वहाँ तक के लिए बच्चों को सीमित है। अगर आप बोलो कि हर क्लासेस में बच्चों को बार बार रिपीट करवाई जाओ एक ही चीज़, तो बच्चे बोर हो जाएंगे और वो करेंगे भी नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। A few structures alone can be practiced as creating real or contrived situations is not possible always. Then there is no authenticity of using this approach on teaching of poetry. अब देखिए ये जो structural approach है, पोइट्री पर इसका कोई भी हम कहते हैं कि रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता, प्रेसी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव नरेटिव राइटिंग है, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती इस अप्रोच, तो किस तरह से ये यूज़ करेंगे हम। कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच, क्योंकि ये सिर्फ जो उसका फंक्शनल आस्पेक्ट है ना, किस तरह से वो वर्क करेगी उस पर फोकस करता है, ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं वो तो ये बताती ही नहीं है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो ये हम कहते हैं कि हर चीज़ क्या ना कंप्लीट नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, और ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए बहुत ही कम ऐसी अप्रोचेज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो हम कहते हैं कि बेस्ट होती हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लासेस मींस वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस उनके कंसीडर करना, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव यानी कि बोलचाल वाली अप्रोच, जहाँ पर बच्चे बोल बोल कर सीखते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी कि लर्नर हु हैज़ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अलोन विल बी एबल टू यूटिलाइज द लैंग्वेज टू यूज एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्स। जिस बच्चे के लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छे हैं, LSRW, वही इस चीज़ से बेटर हम कहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, learner has to be acquainted with all the form of linguistic. Only when he is familiar with different forms of linguistic he will be able to choose the specific form
टू बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अब लैंग्वेज है, उसको बोलने के कितने तरीके होते हैं, एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो वो सभी फॉर्म्स बच्चों को आनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी जो लैंग्वेज के स्किल्स हैं वो दिखा सकें। देन डेवलप स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। इसके बाद है हमारे पास सोशल बैकग्राउंड। इंग्लिश इज़ लर्नड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे हमारा NEP 2020 क्या कहता है कि इंग्लिश क्या है, हमारी मल्टीलिंगुअल कंट्री में हम कहते हैं या तो एक सेकेंड लैंग्वेज है या फिर ये क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है सोशल बैकग्राउंड का, दैट मीन्स द लर्नर्स हैव टू यूज़ द लैंग्वेज इन द सोसाइटी। अब देखिए जो हमारी सोसाइटी है, हमारे घरों में क्या हम इंग्लिश में बात करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं है ऐसा। तो सोशल बैकग्राउंड उस तरह का मेंटेन करके रखना ताकि हम कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो भी एटलीस्ट उस लैंग्वेज को यूज़ करें, सिर्फ हिंदी में बात ना करें, इंग्लिश में भी बात करें। तो इसको हम बोलते हैं सोशल बैकग्राउंड। सोसाइटी शुड बी अ ग्राउंड फॉर द लर्नर टू प्रैक्टिस व्हाट ही लर्नड। तो बच्चे स्कूल में तो सीख लेंगे लेकिन उनकी प्रैक्टिस कहाँ पे होएगी, सोसाइटी में। और हमारी फैमिली क्या होती है, बिल्कुल हमारी फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं। अब देखिए इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर टीचिंग ऑफ एवरीडे रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ सोशो कल्चरल सिचुएशंस। कहाँ कहाँ हमारा कितना सर्कल होता है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं नए नए वर्ड सीखते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं। हर पर्सन की बोलने की टोन, हम कहते हैं बात करने का ढंग, जितने शब्द वो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है। तो वो सारी चीज़ हम कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं। ये इसकी क्या है एडवांटेज कि हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इट रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ रियल पर्पज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज। तो ये सारे इसके जो हैं एडवांटेजेस हैं ये आप देख सकते हैं। इट एम्स एट गिविंग, देखिए प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज। अब ये जो है ना ऐसे नहीं कि कोई थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली आप चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकली आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे और वहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिचुएशनल अप्रोच। अब देखिए सिचुएशनल अप्रोच, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड देखिए। इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं और ये अप्लाई हुई है ब्रिटिश अप्लाइड सिचुएशनल अप्रोच डेवलप्ड बाय लिंग्विस्टिक फ्रॉम 1930s टू 1960s, ठीक है। इसमें मेन दो कंटेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज ग्रामर कंट्रोल एंड सेकंड इज वोकेबलरी कंट्रोल। और देखिए इसको सिचुएशनल क्यों कहते हैं, ये अप्रोच कहते हैं कि सिचुएशन में किसी पर्सन को डालो वो वहीं से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। अब देखिए इसके गोल्स क्या हैं। द सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस ऑन द नीड्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशंस। मीनिंगफुल सिचुएशंस में इसको प्रैक्टिस करना, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन देनी, फिर उसमें बच्चा किस तरह से रिएक्ट करना, ये चीज़ देखना, ठीक है। अब इसमें देखिए टीचर्स का रोल क्या होता है। टीचर्स का रोल होता है इसमें जो है इन द प्रेजेंटेशन स्टेज द टीचर सर्व्स एज अ मॉडल सेटिंग अप द सिचुएशन। टीचर बच्चों को सिचुएशन दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई रोल एक्ट करना है, किसी भी लैंग्वेज में बच्चों के सारे डायलॉग्स हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे वो मूवी थी ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी है ना, उन्होंने बोला कि आपने इंग्लिश में ही बोलना है, स्टेज पर आपने शो करना है। तो वो क्या था, टीचर ने अब सिचुएशन दे दी, बच्चों ने इंग्लिश में ही बोलना था, तो बाय हुक और क्रुक जैसे भी वो करेंगे ना वो इंग्लिश में बोलेंगे। तो वो चीज़ है, आप उस चीज़ के साथ इसको रिलेट करके देख सकते हैं। देन ही बिकम्स लाइक द स्किलफुल कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर लर्नर का रोल क्या होता है। इन द इनिशियल स्टेजेस लर्नर इज रिक्वायर्ड सिंपली टू लिसन एंड रिपीट व्हाट द टीचर सेज। पहले टीचर बताते हैं, फिर वो खुद रिस्पॉन्ड करता है जो भी सिचुएशंस सामने आती हैं उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग। देन अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ जस्ट अ हैबिट फॉर्मेशन। अब हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी हैबिट डेवलप होगी, उतने ज़्यादा हम फ्लुएंट हो पाएंगे। और मिस्टेक्स कम करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम जिस तरह से बोलने की हमें हैबिट डल जाती है, अगर हम रॉन्ग चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं ना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हमारी रॉन्ग है तो हम उसी तरह से बोलेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बैड हैबिट या फिर रॉन्ग हैबिट बच्चे को नहीं पढ़नी चाहिए। द लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न मोर इफेक्टिवली इफ़ दे आर प्रेजेंटेड ओरली। लैंग्वेज स्किल ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अगर वो ओरली प्रेजेंट किए जाएंगे, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को सुन भी रहा है, ठीक है, और रिटन फॉर्म में तो वो कर ही सकता है फिर जब उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर पता लग गई। सिमिलैरिटीज बेटर फाउंड फॉर लैंग्वेज लर्निंग देन एनालिसिस। देन मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन बी लर्न ओनली इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। जो उसके मीनिंग है वर्ड्स के, जो भी टीचर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर सिचुएशंस में,
बच्चा यूज़ करता है, तो उनके मीनिंग सिर्फ लिंग्विस्टिक या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही पता चलते हैं। बिगिंस विद स्पोकन लैंग्वेज, ये बिल्कुल स्पीकिंग से स्टार्ट होता है। नेचुरल सिचुएशंस में बच्चा सीखता है। बेसिकली इसका जो है ना निचोड़, हम कहते हैं कि सामने आपको सिचुएशन दे दी और आपने उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखनी है जो सामने वाला आपको बोल रहा है, और उसी लैंग्वेज में आपने बोलना है, ठीक है। द टारगेट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। Then vocabulary selection procedures are followed to ensure that an essential general service vocabulary is covered। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल सिंपल इंग्लिश बोलेंगे आप, कुछ vocabulary, कुछ न्यू वर्ड्स ज़रूर उसमें ऐड करने हैं ताकि आपकी जो vocabulary है, हम कहते हैं ना vocabulary कंट्रोल भी था, तो वो चीज़ भी enhance हो इससे। Items of grammar are graded following the principle that simple forms should be taught before complex ones। रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड वंस अ सफिशिएंट लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल बेसिस इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? टीचर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट ऑल द आइटम्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस। अब हर चीज़ के लिए सिचुएशन देनी, ये टीचर्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। और जो टीचर इतना एंथुजियास्टिक नहीं है या पैशनेट नहीं है, तो वो इस तरह की सिचुएशंस दे भी नहीं पाते, ठीक है। द लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स ऑफ लर्निंग। सिर्फ सिचुएशन को ही ध्यान में रखते हैं, तो लर्निंग पे उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ देखा और रिएक्ट किया। क्लियर? सो ये तो है सिचुएशनल अप्रोच, और तीनों के तीनों अप्रोचेज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपके साथ मेथड्स भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आप वो देखना स्किप हो चुकी है आपकी वीडियो, तो वो आप डेफिनेटली चेक कीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग।